नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात चुनावी बयार में सियासत की, लेकिन सियासत के साथ साथ आज बात क्रिकेट की भी होगी। और आप कहेंगे कि कहाँ सियासत, कहाँ राजनीति, कहाँ क्रिकेट, लेकिन इसके केंद्र में गुजरात लॉबी है। और गुजरात लॉबी से मेरा मतलब नरेंद्र दामोदर दास मोदी और अमित शाह है। बड़े खुलासे होंगे कुछ, और ऐसे खुलासे जो शायद गोदी मीडिया के, चाहे अखबार हों और चैनल हों, शायद हिम्मत ना कर पाएँ। तो मेरी कोशिश है आप तक सच पहुंचाने की, तो ज़रूर देखिएगा आखिर तक। आज का वीडियो वाकई सेंसेशनल हो सकता है। दोस्तों, पहले कुछ वीडियोस देख लेते हैं, कुछ तस्वीरें देख लेते हैं। और ये तस्वीरें बड़ी चिर परिचित हैं टेलीविज़न पे। वही चुनाव का मौसम और फिर वो ज़मीन पर थाली, खाना, पानी और एक बड़े नेता अमित शाह या फिर योगी या फिर मोदी मज़दूरों के साथ खाना, गरीबों के साथ, दलितों के साथ खाना, उनके घर पर जाके खाना, और एक देश को एक संदेश देना कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है। और खाना खाने के बाद, गले मिलने के बाद फिर रैली में बड़ी बड़ी बातें करना। सुनिए मोदी जी क्या कह रहे हैं। इन पारिवारिक पार्टियों ने आपको क्या दिया? ये बड़े बड़े बंगले बने तो किसके बने? ये महल बने तो किसके बने? सिर्फ और सिर्फ ये परिवार पार्टियों के मुखियाओं के ही बने हैं। तो सुना आपने मोदी जी को, बड़े बड़े बंगलों की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कोठियों की बात कर रहे हैं, राजमहलों की बात कर रहे हैं, परिवारों की बात कर रहे हैं। गरीबों के साथ खाना खाने के बाद वो बता रहे हैं देश को कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं दरअसल यही सौदा कर रहे हैं सत्ता का। मैं आज आपको उन्हीं महलों में ले चलता हूँ, उन्हीं राजा रजवाड़ों के बीच में, और बताता हूँ मोदी जी की हकीकत। अब ये महल देखिए साहब, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में एक जगह है कुशीनगर, गोरखपुर के पास, और वहाँ पर रियासत है सेंथवार रजवाड़ों की, पडरौना में। उसके राजा साहब राजकुमार, उनका ये आलीशान महल है, नाम आरपीएन सिंह है। और ये जो महल है, ये महल जितिन प्रसाद जी का है। प्रसाद भवन कहते हैं, शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में। और ये तो आप समझ ही गए होंगे, इनका तो नाम लेने की अब ज़रूरत ही नहीं है, अपर्णा सिंह भिष्ट गुप्ता यादव। लेकिन हम आते हैं उसी पडरौना के राजमहल पर, जहाँ से आज आरपीएन सिंह की सवारी निकली। तो मोदी जी के दरबार में, जी हाँ, वहाँ स्वागत करने के लिए कई लोग थे मोदी जी के। अब मोदी जी के वचन पर अगर हम जाएं तो फिर महलों से निकले इस रजवाड़े आरपीएन सिंह को कतई नहीं लेना चाहिए था बीजेपी में। और जहां तक मेरी जानकारी है, मेरी जो बात हुई है संघ के कुछ लोगों से, बीजेपी के कुछ लोगों से, उनका यह कहना है कि उन्होंने विरोध किया कि इस रजवाड़े की, इस राजकुमार की पार्टी में जरूरत नहीं है, सबका साथ सबके विकास में जरूरत नहीं है। लेकिन मोदी जी ने फोन किया धर्मेंद्र प्रधान को, फोन आया अमित शाह को, और फिर तैयारियां हुई उत्तर प्रदेश में, और बाहें खोल दी गई राजा के लिए। लेकिन मोदी जी जो जनता के सामने कसम खाते हैं, वचन देते हैं कि हम परिवारवाद के मुखालिफ हैं, हम परिवारवाद का एक भी व्यक्ति अपनी पार्टी में नहीं लेंगे, मोदी जी अपने वचन को खुद ही तोड़ते हैं। ये वचन हम पर लागू नहीं होते, आप पर लागू नहीं होते, लेकिन जब मोदी जी की बात आती है अपने ही वचन धराशायी कर देते हैं। राजनीतिक दल, पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। दोस्तों, सच तो यह है कि आरपीएन सिंह, राजा आरपीएन सिंह या राजकुमार आरपीएन सिंह, दरअसल वो समाजवादी पार्टी में जाना चाहते थे।
लेकिन अखिलेश ने उनके लिए दरवाज़ा नहीं खोला इस राजा के लिए। अखिलेश ने तरजीह दी उसी इलाके से, पडरौना से, वहाँ के विधायक मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को। ओबीसी के लिए, गरीब के लिए, वंचित के लिए रास्ता खोला अखिलेश यादव ने। और तब आरपीएन सिंह के पास एक ही विकल्प बचा था, बीजेपी। और आरपीएन सिंह अब बीजेपी का टिकट लेकर एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। कांग्रेस को उन्होंने छोड़ दिया है और ये राजा एक और धनाढ्य राजा ही कहेंगे, जितिन प्रसाद के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश की भाजपा जो परिवारवाद के खिलाफ है उसको मजबूत करने चाह रहे हैं। जितिन प्रसाद की भी यही कहानी थी। जितिन प्रसाद भी एक समय समाजवादी पार्टी में आना चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव ने नहीं लिया। अखिलेश यादव वैसे भी कोशिश कर रहे हैं कि दारा सिंह चौहान या फिर धर्म सिंह सैनी या और जो ओबीसी के चेहरे हैं उनको लिया जाए पार्टी में। और शायद इसी वजह से सबसे ज़्यादा ओबीसी को टिकट भी समाजवादी पार्टी दे रही है। तो जितिन प्रसाद के लिए जब दरवाज़ा बंद हुआ तो जितिन प्रसाद भी वहाँ पहुँचे, अपर्णा भी पहुँची, और ये कोई खेल नया नहीं है। अब दोस्तों, हकीकत तो ये है कि मोदी जी इस परिवारवाद की जो तलवार है, इस तलवार से कभी वो वोट भी लेते हैं, इस तलवार से वो अपनी सरकार भी बचाते हैं, और इसी परिवारवाद की तलवार से सरकार गिरा भी देते हैं, जो उन्होंने मध्य प्रदेश में किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जी हाँ, राजकुमार राजा ज्योतिरादित्य सिंधिया, ग्वालियर के सिंधियाज, उनको जब लिया तो परिवारवाद आड़े नहीं आया। और मोदी जी ने मीटिंग करी, अमित शाह ने मीटिंग करी, एक बड़ा ऑपरेशन चला 3 महीने कि किसी तरह से इस राजे रजवाड़े को हमें लेना है और उसके एवज में जो विधायक हैं वो तोड़ने हैं, और फिर कमलनाथ की सरकार गिरा देनी है, वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को बैठा देना है और ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्री बना देना है। सच में तब मोदी जी का परिवारवाद आड़े नहीं आया, बल्कि परिवारवाद उनके लिए सत्ता की तलवार बना। दोस्तों, अपर्णा सिंह भिष्ट गुप्ता यादव, मुलायम सिंह की तथाकथित बहू, तथाकथित इसलिए कह रहा हूँ कि तथाकथित हैं, उनको लेने के लिए भी बीजेपी और संघ मना कर रहा था 1.5 साल से कि ना लिया जाए, कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अमित शाह को, जो इस वक्त यूपी संभाल रहे हैं, जो भाजपा के चाणक्य हैं, जब उनको लगा कि सीधी फाइट समाजवादी पार्टी से है और पड़ला थोड़ा सा सपा का भारी दिख रहा है, खासकर जब विजय रथ निकला अखिलेश यादव का और जो भीड़ टूटी, वहाँ पर चाणक्य घबराए और निशाने पर उनके परिवार था। और फिर वो परिवारवाद का मुलम्मा उन्होंने हटाया और एक ऑपरेशन शुरू किया जो मैंने आपको बताया था, दयाशंकर सिंह के ज़रिए, धर्मेंद्र प्रधान के ज़रिए, कि किसी तरह से अपर्णा को तोड़ के लाओ। दरअसल अमित शाह चाहते थे, चाणक्य चाहते थे कि परिवार में एक दरार डालें और उस दरार को प्रोजेक्ट करें गोदी मीडिया के ज़रिए। हुआ उल्टा। ज़मीनी सच्चाई यह है कि अखिलेश यादव परिवारवाद से कोसों दूर जा चुके हैं। एक नई प्रोग्रेसिव समाजवादी पार्टी दिखाई देती है और तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं जो तस्दीक करते हैं, जो मोहर लगाते हैं। जैसे समाजवादी पार्टी की स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, एक ऐसी कमेटी जो होल सोल पावरफुल कमेटी है। एक भी परिवार का आदमी आपको इस स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी में नहीं दिखेगा, परंपराएं तोड़ती। और सुनिए, धर्मेंद्र यादव जो उनके कज़न हैं वो टिकट मांग रहे थे अपने भाई के लिए, शिवपाल अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, और प्रोफेसर साहब वो भी चाह रहे थे कि उनके बेटे को या उनके कुछ परिचितों को टिकट दिया जाए। अखिलेश यादव ने सम्मान किया, रामगोपाल का भी और शिवपाल का भी, धर्मेंद्र से भी बात करी, टिकट किसी को नहीं दिया। और सच ये है कि टिकट वो लखनऊ कैंट से अपर्णा को भी नहीं देना चाहते थे, और इसीलिए अपर्णा बीजेपी गई। तो मोदी जी पार्लियामेंट में बोलते हैं, सबके सामने प्रवचन देते हैं, फॉर द फैमिली, बाय द फैमिली। सुनिए सुनिए आप। राजनीतिक दल, पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है।
फॉर द फैमिली, बाय द फैमिली, ऑफ द फैमिली, जो वो बोले नहीं। सच्चाई ये है कि इसी परिवारवाद को ना वो सिर्फ बढ़ा रहे हैं अपने लिए, अपने अरमानों के लिए, बल्कि इस परिवारवाद को बढ़ाने के साथ साथ इनाम भी दे रहे हैं। और ये कहानी छोटी सी इसी पर है, जो पूरी तरह से कथनी और करनी की कलई खोल देती है। अब कहानी सुनने से पहले ये तस्वीर देख लीजिए। तस्वीर आप पहचान गए होंगे, अनुराग ठाकुर साहब हैं। प्रेम सिंह धूमल जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और मेरा भी सौभाग्य था उनके साथ मिलने का, उनके साथ लंच करने का एज जर्नलिस्ट शिमला में। उनके बेटे हैं अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर 2014 में भी चुनाव जीते, लेकिन मोदी जी ने इनको दूर रखा। तब परिवारवाद था कि साहब एक मुख्यमंत्री है, उसका बेटा है, इसको मंत्री नहीं बनाएंगे। ठीक है, पार्टी ने स्वीकार किया। अब साहब 2014 से 19 तक ठाकुर साहब हाथ मलते रह गए। सरकार बनी दोबारा मोदी जी की, और तब अनुराग ठाकुर ने, खिलाड़ी पुराने थे, एक मास्टर स्ट्रोक खेला। वो क्योंकि बीसीसीआई के भी प्रेसिडेंट थे, बीसीसीआई में उनका क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में ज़बरदस्त होल्ड था, और अनुराग ठाकुर के भाई अरुण ठाकुर कोषाध्यक्ष, यानी इस रिचेस्ट बॉडी का जो सारा पैसा है, वो सारा का सारा पैसे का लेखा जोखा अरुण ठाकुर के पास है, अनुराग ठाकुर के छोटे भाई के पास। और तब एक ऑफर दिया अनुराग ठाकुर ने अमित शाह को, एक ऐसा ऑफर जो अमित शाह ठुकरा नहीं पाए। ये ऑफर था जय शाह, अमित शाह के इकलौते बेटे को बीसीसीआई सुपुर्द कर देने का। सौरव गांगुली एक सिर्फ शोकेस हैं, असली बीसीसीआई जय शाह, अनुराग ठाकुर और अरुण सिंह ही चलाते हैं, अरुण ठाकुर चलाते हैं। और उसके बाद एक परिवार ने दूसरे परिवार की मदद करी, और नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने उस पर मोहर लगा दी। जय शाह बीसीसीआई के सेक्रेटरी हो गए। कोई ऐतराज नहीं था, कोई मेरिट नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो अमित शाह के बेटे थे, इसलिए वो देश की सबसे रिचेस्ट बॉडी, सबसे पावरफुल स्पोर्ट्स बॉडी के सर्वे सर्वा बने। और गांगुली, जैसे मैंने कहा, वो सिर्फ एक शोकेस में एक आप कह सकते हैं कि एक खिलाड़ी था जो कैद कर दिया गया था। उसके बाद हुआ क्या? कहानी ये है, ना सिर्फ परिवारवाद को आगे बढ़ाया मोदी जी ने, परिवारवाद को इनाम भी दिया। और अनुराग ठाकुर, जिनको 5 साल कोई मंत्रालय नहीं मिला था, उनको 2019 के बाद 2 मंत्रालय मिले। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, यानी देश के खेल मंत्री, और साथ ही साथ सबसे ताकतवर, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिनिस्ट्रीज, INB, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। और यही नहीं, अनुराग ठाकुर उत्तर प्रदेश का भी चुनाव देख रहे हैं, वो पंजाब का भी चुनाव देख रहे हैं, वो मीडिया को भी मैनेज कर रहे हैं, वो गोदी मीडिया को भी साथ लेकर चल रहे हैं, काफ़ी कुछ कर रहे हैं वो। और हाँ, जय शाह को भी बैटिंग करा रहे हैं। भले ही टीम हारती जाए, भले ही टीम का बेड़ा गर्क हो, लेकिन जय शाह की बल्लेबाजी में कहीं कोई खलल ना आए। तो अनुराग ठाकुर आज की तारीख में आप समझ गए होंगे, मुख्यमंत्री के बेटे, जो परिवारवाद के चलते जिनको मंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन जब उन्होंने अमित शाह के परिवार को, उनके बेटे को आगे बढ़ाया, सेक्रेटरी बनाया, तो सब कुछ लुटा दिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अपनी सरकार में। 2 मंत्रालय दे दिए। जहां रविशंकर को आउट किया, जहां जावड़ेकर को आउट किया, कई मंत्रियों को किनारे कर दिया, अनुराग ठाकुर जो मंत्री बनने लायक नहीं थे, 2 मंत्रालय दे दिए। तो दोस्तों, करनी और कथनी, प्राण जाए पर वचन ना जाए। लेकिन हो सकता है सत्ता किसी कीमत पर भी आए, चाहे वचन चला जाए। ये हो सकती नीति हो। आज बस इतना ही। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन पर मेरी नज़र बनी रहेगी, और क्योंकि ये खबर भी उत्तर प्रदेश से ही जुड़ी थी, क्योंकि RPN सिंह बीजेपी में आ गए हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और बीजेपी कोशिश भी कर रही है कि किसी तरह अपर्णा को भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करें।
इस पर लगातार हमारी नज़र रहेगी और मैं कोशिश ये भी करूँगा कि एक बड़ा वीडियो फिर से मैं जो फर्स्ट फेज़ का जो चुनाव होने जा रहा है 10 फरवरी को, उस पर एक वीडियो आपको मैं एनालिसिस के साथ आपको मैं ज़रूर बना के दूँगा। आज बस इतना ही। बस जाते जाते एक आपसे गुजारिश, सिफारिश, इल्तिजा, निवेदन की आप सब्सक्राइब करें और मुझे खुशी है कि आप लोगों के आशीर्वाद से हमारा चैनल 1 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे लगता है कि इस आवाज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ऐसी आवाज़ों की ज़रूरत है। ये नहीं कि ये मेरी आवाज़ है, ये आपकी आवाज़ है और वक्त की ज़रूरत है कि इस आवाज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आज बस इतना ही। और वो जो बेल आइकॉन है उसको प्लीज़ आप क्लिक करिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो खबरें मैं दे रहा हूँ सबसे पहले आपको मिले, और जो सुझाव हैं उसका हमेशा से स्वागत रहेगा आपका। नमस्कार।